खबर ये कि रूस और यूक्रेन के बीच टकराव बहुत तेज हो गया है। यूक्रेन ने रूस पर जबरदस्त ड्रोन अटैक किया है, मतलब उधर से हमले इधर से पलटवार। रूस ने यूक्रेन के 120 ड्रोन्स को मार गिराया। रूसी क्षेत्र आजोव सागर के ऊपर ड्रोन्स गिराए गए। आजोव सागर एक इंटरनल ओशन है, इंटरनल सागर है यूक्रेन और रूस के बीच का, और उसके आसपास के क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। ये वार पलटवार सर ये बहुत तेज होता हुआ दोनों देशों के बीच। नहीं, देखिए दोनों देशों के बीच में वार पलटवार चलते आ रहे हैं, चलते रहेंगे और चलते आगे भी आएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा बड़ी बात यह है जब हम पुतिन की बात करते हैं कि पीस की बात करते हैं, पुतिन ने तो कभी पीस की बात बोली नहीं। ये तो ट्रंप ने बोला था कि मेरे आते ही 24 घंटे में मैं लड़ाई रोक दूंगा। भाई साहब, पुतिन जो है ना, उसे ये मालूम है, और वैसे भी फौजी तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ, यू ऑलवेज नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अगर ताकत है बाजुओं में तभी आप नेगोशिएट करोगे और तभी दुनिया आपकी सुनती है। पुतिन जो इस समय कर रहे हैं 400-500 के करीब ड्रोन जो इन्होंने बर्बाद किए, अभी रिसेंटली पिछले अगर 48 घंटे में देखें यूक्रेन के, वो क्या मैसेज दे रहा है। और आप एक बात बताइए, ये जो 400-500 ड्रोन जो यूक्रेन रशिया की तरफ फायर कर रहा है, ये बड़ा पीस इनिशिएटिव है क्या? मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं इवैल्यूएट करके बता रहा हूँ आपको। देखिए, इस तरह की ये जो लड़ाई दोनों कर रहे हैं, दोनों को मालूम है दे विल बी इन लॉस। ये जरूर बात है कि यूक्रेन इज ना बिगर लॉस। सबसे बड़ा गेनर कौन है आप देख रहे हैं? वो गेनर हो जा रहा है यूएस, क्योंकि उसके हथियार और ज्यादा बिक रहे हैं। उसकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है 43% उनके शेयर मार्केट बढ़ गई है। ये क्या है? ये अपने ये कि रशिया का इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होगा कि सिर्फ यूक्रेन को लड़े। वो यूक्रेन से जब लड़ते हैं तो वो बेसिकली यूएस और यूरोपियन यूनियन से। बिल्कुल सही बात, उनका मैसेज बड़ा। लेकिन श्याम सर, मैं बहुत जल्दी से कहूंगा कि एक छोटे से में कंक्लूड कर दीजिए कि अगर जिस तरीके से तबाही मचा रहा है रूस, ये इस तरह से दिख रहा है कि जंग जीतनी नहीं है, बर्बादी ज्यादा करनी है यूक्रेन। देखिए, जमीन की लड़ाई है ही नहीं। 4 एरिया लिया उन्होंने और उसके बाद लुहांस्क को उन्होंने ऑलमोस्ट स्वतंत्र घोषित कर लिया अपने साथ रशिया में। रशिया स्पीकिंग बेल्ट है, वो क्रीमिया को लिया, सी ऑफ एजॉव क्रीमिया के बगल में है, और बॉस्फोरस के जो स्टेट्स है उसके थ्रू जो टर्की है उसका रास्ता मेडिटेरियन में खुलता है। ब्लैक सी का एरिया है, ग्रेन डिप्लोमेसी वहीं से चलती है। वो समुद्र चाहिए, वो एरिया चाहिए रशिया को, और रशिया को जमीन बाकी नहीं चाहिए। 12,000 स्क्वायर किलोमीटर वापस दे चुका है। अपनी 8 किलोमीटर की फौज के साथ गया था वो शुरू में, वापस आ गया है। मनोबल तोड़ रहा है। वायुसेना कहती है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को ये थका रहे हैं कीप अटैक करके, हमारे देश का मनोबल तोड़ रहे हैं, हमारे बच्चे बूढ़े और हमारी महिलाएं बाहर जा चुकी हैं, हमारा देश ऑलमोस्ट भिखारी हो चुका है, और हम दूसरे के बल पर लड़ रहे हैं। तो ये मैसेज आ रहा है पुतिन का। पुतिन चाहते हैं तुम लिटिल रशिया हो, मेरे छोटे ब्रदर की तरह रहो, हमारे वर्चस्व में रहो, हमारे यूएसएसआर के पुराने प्रभाव में रहो, हम तुम्हारी फॉर्मली सॉवरेन स्टेट मानते हैं। और हासिल क्या यूक्रेन का? ना नेटो मिला, और अब जिस तरह से बर्बादी हुई है, अगले कई सालों तक यूक्रेन उठ नहीं पाएगा अपने पैरों पर। लेकिन इस बीच बहुत दिलचस्प खबर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर है। अमेरिका के सामने पाकिस्तान एक बार फिर से गिड़गिड़ा रहा है। अमेरिकी हथियारों की गुहार लगाई है पाकिस्तान ने, हिमार्स के लिए मिन्नतें कर रहा है पाकिस्तान। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिमार्स, इसकी तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कई जंगों में ये सर्टिफाइड एक यूजफुल वेपन है, और इसकी गुहार लगा रहा है अमेरिका से इस वक्त पाकिस्तान। और वैसे तो चाइना से डील करता है पाकिस्तान, लेकिन अब हिमार्स का रुख कर रहा है। मतलब चाइना ने जिस तरह से धोखा दिया सर, अब गिड़गिड़ाने की नौबत आ गई है कि आप अमेरिका के पास जा रहे हैं। मेरे को लगता है शायद हम गलत बोल गए। चाइना ने धोखा दिया या नहीं दिया वो तो उसके कैरेक्टर में है। हर बार धोखा पाकिस्तान भी सब कंट्रीज को देता है। ये वही कंट्री है जिसका यूएस के साथ उसके मतलब जिसको गोद में पले हैं, दूध पिया है उनका यूएस का, तब इतने बड़े हुए हैं। और अब आप देख रहे हैं हिमार्स का लेने का क्या मतलब है? बेसिकली ट्रंप है बिजनेसमैन, यूएस है बिजनेस इंडस्ट्री। वो उन्हें दिखाना चाहता है कि देखिए मैं भी एक मार्केट हूँ, अगर आप दे दें तो बड़ी अच्छी बात है, देंगे। लेकिन ज़्यादा बड़ी तकलीफ ये आएगी कि अगर आप हिमार्स लेते हैं तो चाइना क्या बोलेगा, और अगर हिमार्स लेते हैं तो यूएस आपसे क्या डिमांड करेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल से ये एक अपने आप में रियलिस्टिक परचेज और सेल है। ये एक स्ट्रैटेजिक पोस्चरिंग है कि हम आपके लिए एक ओपन मार्केट है। ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है हिमार्स के लिए, मैं अपने दर्शकों को यह बताऊं कि हिमार्स एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जिसमें 6 मिसाइलें एक साथ दागी जा सकती है, 300 किलोमीटर की रेंज होती है, और ये यूक्रेन को यूज करते हुए हमने देखा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये हमारे जैसे हमारे मोटिव अगर समझाएं कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है इसको लेने के लिए। बिल्कुल, देखिए उनको भी ये चाहिए। जैसे हमारी पिचोरा मिसाइल है, बहुत इफेक्टिव मिसाइल है, और हम इनको टैंक के या उनके सैनिकों के विरुद्ध या उनकी मोबाइल जो बैटरी है या उनके जो फायर कंट्रोल सिस्टम्स हैं, रडार्स हैं, उनके ऊपर इनका ट्रैक कर सकते। सेफ है, इसमें व्हील लगी हुई आप देख सकते हैं। बहुत हाईली मोबाइल है, ये बहुत हाई रेट ऑफ फायर एक्यूरेसी, और सेफ है। एक जगह मारा और तुरंत मूव करके दूसरी जगह से मार सकता है, इसलिए वो वापस अटैक नहीं कर पाते और सेफ माना जाता है। हिमार्स
हिमार्स इसलिए वर्ल्ड में फेमस है, हमारी पिचौरा मिसाइल इगला है, हमारी जैसे हमारे ओसा हैं, या हमारी नेवी में कहें तो जो बराक या हमारे RBU 600 रशियन के रॉकेट्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ये सब इस तरह के रॉकेट लॉन्चर्स इसके कंपैरिजन में है। और हिमार्स जो है एक तरह से वर्ल्ड प्रूवन जो एंटी जो कहते हैं ना टैंक बैकिंग हुआ और सैनिकों को मारने के हुआ, तो भूमि में सुरक्षित प्रेसिजन के साथ कॉस्ट इफेक्टिव और वर्ल्ड प्रूवन अभी माना जाता है। और यूक्रेन ने जब इस्तेमाल किया तो उसकी ताकत तो पूरी दुनिया देख चुका है। खैर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान हथियार के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन अंदर खाने की बगावत वो नहीं झेल पा रहा है। उत्तरी वजीरिस्तान में मीर अली में बगावत की खबर है। 5 लाख से ज्यादा लोग यहां इकट्ठा हुए। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आवाम में काफी गुस्सा, झूठे ऑपरेशंस के खिलाफ नारा बुलंद किया। झूठे ऑपरेशंस यानी कि भारत ने मारा और पाकिस्तान कह रहा था नहीं भाई साहब हम जीत गए। तो अब लोगों का गुस्सा शैलेंद्र सर इस तरीके से सामने आ रहा है, जो वजीरिस्तान में लोग सड़कों पर उतर आए। नहीं, बट आप जो बोल रहे हो वो तो ठीक बात है, वो जीत गए ना भाई। जान बची तो लाखों पाए, जान तो बच गई 4 दिन के बाद। देखिए लोगों का जितना वो उन लोगों की जीत तो सर 2 वक्त की रोटी में भी है। नहीं, अब आ रहा हूं मैं लोगों का, आवाम पर, क्योंकि आवाम देख रही है कि इन सब चीजों का फायदा घाटा क्या है। आवाम के ऊपर सारी बात आ रही है। आपको क्या लगता है 300 रुपए किलो आटा वो फील्ड मुनीर के जेब से जा रहा है? ये इस आवाम के पास से जा रहा है। आवाम अब चाहती है जानना, जिसको हम बोल रहे थे डेमोक्रेसी, ये बोलते हैं करवट ले रहा है डेमोक्रेसी अपने आप में, कि कब तक सहोगे, कितना सहोगे। इन्फ्लेशन देखिए आपका कितना जा रहा है, आप अचीव क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, 4 दिन बोल दीजिए लड़ाई के, 2 दिन बोल दीजिए, आपने अचीव किया क्या? चलिए आपने बोल दिया कहीं 1 जहाज गिर गया, 2 जहाज गिर गया, वेल दैट डजंट मैटर। आपका क्या गिरा, आपने क्या गिरवा लिया? आपने 9 टेररिस्ट कैंप गिरा लिए, चलिए वो आपको भी तंग कर रहे हैं। आपने अपने 11 एयरफील्ड बर्बाद कर लिए। क्या आपको लगता है ये कम है? और इसका खर्चा, इसका जो भी खर्च है उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? ये जनता भुगतेगी, क्योंकि इसे मालूम है कि अपने आप में सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी बोलने से नहीं आती, ये ग्राउंड आज डिमांड कर रहा है। हाँ, लेकिन श्याम सर, जब पाकिस्तान का जिक्र होता है मतलब अपने आप हंसी आ जाती। प्रतिशोध में हम लोग वॉर की बात करते हैं, पाकिस्तान का जिक्र होता है अपने आप हंसी आ जाती। भाई इनके घर में खाने को नहीं, ये जा रहे हिमार्स ढूंढने के लिए कि हिमार्स हमें मिल जाए, वो भी उधारी पे ही लेंगे ये लोग, लेकिन अपने घर की बगावत ये लोग नहीं झेल पा। अंधेरी रात में किसी दिन कोई चोर आ जाए घर में तो गरीबी की कसम बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या दें उसको? देखिए पाकिस्तान की हालत तो सबको पता है, और एक तरह से भिखारी की तरह ये घूमते रहते हैं। इनके तो जनरल्स कभी कहीं जाते हैं। पुराना इतिहास है, पिछले 3-4 सालों में कई बार अमेरिका में जा चुके हैं भीख मांगने के लिए। लेकिन जहां तक मैं बात करूं जमहूरियत की, जो डेमोक्रेसी होती है, वहां के लोग जब खुद कहते हैं कि ये दहशतगर्द हमारी आर्मी है, बेकार का लड़ाई कर रही है, ऑपरेशन सिंदूर करके लुटा दिया हमको, जहां हम पहुंचे थे वहां से भी पीछे आ गए और चारों तरफ फिर हम हाथ पैर मार रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं। इनके पास पैसे आते कहां से? ऑब्वियसली पीछे से बैकहैंड से सपोर्ट कोई और दे रहा है। ये चल नहीं सकता सर्किल। जब तक आप डिपेंडेंट नहीं हो अपनी कंट्री पे, तो आप कैसे इतना बड़ा आर्म कंट्रोल कर सकते हो या इंपोर्ट कर सकते हो? तो ये जो जनता उनको समझाएगी और उनको अपना रास्ता खुद दिखाएगी। मैं आपको लास्ट पॉइंट कह दूं, अंडे को बाहर से फोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप फूटेगा, अच्छा जीव निकलेगा, शायद समझ जाए। ठीक है, मुझे अगली ब्रेकिंग लेनी है। एक बड़ी खबर आ गई है, लेकिन शैलेंद्र सर मैं चाहता हूं 10 सेकंड में आप ये बताइए, वहां पर लोग अगर बगावत कर रहे हैं तो क्या आर्मी के खिलाफ लोग जाग उठें या अपने ऊपर पड़ रही मारों की लोग ये बदला लेने पर ये सड़कों पर उतरे? ये बात सच्चाई से इवैल्यूएट जरूर करी जा सकती है कि आवाम जो है वो हताश है, वो जिसको बोलते हैं ना उसके पास कोई चॉइस नहीं है। मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी इसे भी कंट्रोल कर लेगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मार पिटाई कर देगी, वो तो वो वाली कंट्री है जो अपने देश में हवाई जहाज से लोगों के ऊपर अटैक भी कर सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आप देखेंगे कि आवाम जब तक पूरी तरह से नहीं जगेगी, अपने आप में ये सो कॉल्ड उनका प्रतिशोध जो है अपनी ही सरकार के खिलाफ पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, और पाकिस्तान से बड़ी खबर यह है कि बिलावल भुट्टो के घर पर हमला किया गया। हाफिज मसूद के खिलाफ बोलने की सजा, हाफिज मसूद को सौंपने की बात बिलावल भुट्टो ने की थी। ये वो बिलावल भुट्टो है जिसने खून की नदियां बहाने की बात कही थी, लेकिन जब औकात पता चली तो इस बात पर राजी हुआ कि भाई आतंकियों को सौंप दिया जाए। लेकिन ये वहां के लोगों को नागवार गुजरा। पाकिस्तान हाफिज सईद को सौंपने के लिए तैयार है, बशर्ते भारत प्रक्रिया में सहयोग करे। ये बयान था जो मैंने कोट किया बिलावल भुट्टो का, और उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ये आतंकियों को, पहले मैं आतंकियों पे बात करना चाहता हूं सर, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे बिलावल भुट्टो की। आतंकियों को सौंपने की बात करना श्याम सर, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को अब उसकी हैसियत पता चल चुकी है, उसे पता चल चुका है कि भारत क्या नेगोशिएट करेगा, उसके बाद जल संधि जो है वो शुरू होगी। घुटनों पर है पाकिस्तान टोटल। बिलावल जो है ना,
दोभाषिया बात करते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। आप कह रहे हो कि ये टेररिस्ट है, इसको हैंडओवर करेंगे, मान लिया आपने, पहले मान लिया आपने ये टेररिस्ट हैं दोनों के दोनों। हमारे जो संसद पे अटैक हुआ, हमारा जो 26/11 हुआ, हमारा जो पुलवामा हुआ, आप मान रहे हो और आप कहते हो कि हम इनको सौंपने के लिए तैयार हैं। और फिर क्या कहते हो आप? कहते हो आप बता दो है कहां वो, और फिर कहते हो अफगानिस्तान में है। तो आप कैसे हैंडओवर कर दोगे? अरे आपको क्या प्रॉब्लम है? और एक और बात कहते हो कि हमारी प्रक्रिया में आपको आना पड़ेगा, हमारी लीगल जो प्रोसेस है उसमें जाना पड़ेगा, आपके लोग यहां आके गवाही दें और हम जो आपको सुनाएंगे वो सुनना भी पड़ेगा। आप कह क्या रहे हो? ओवरऑल क्या पिक्चर डेवलप कर रहे हो? आप खुद ही अपनी बातों को काट रहे हो। कहां है ये मालूम नहीं, आपके कंट्रोल में मालूम नहीं। टेररिस्ट मान लिया है उसको, और अपनी प्रक्रिया में कैसे लाओगे? आप ले आओ ना अफगानिस्तान से, पहले अपने कंट्री में तो लाओ, शुरू तो करो प्रोसीडिंग्स, अपनी मोटिव तो दिखाओ, अपना चेहरा क्लियर तो करो। क्या कह रहे हो? पाकिस्तान एक्सपोज इस तरीके से हो जाता है कि जब वो बात भर करता है कि हम आतंकियों को सौंप देंगे, तो उसके अंदर खाने आतंकी बिलबिलाने लगते हैं और विरोध करने लगते हैं। खैर, एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, किराना हिल्स पर हमले का सबसे लेटेस्ट वीडियो सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अटैक का वीडियो, जहां वीडियो में धुआं और विस्फोट दिखाई दे रहा है। किराना हिल्स पर पाकिस्तान में जो हमला हुआ था, उससे पाकिस्तानी इतने खौफजदा थे कि घुटनों पर आए और भीख मांगने लगे सीजफायर की। वो खुद कटोरा लेकर गए अमेरिका के पास, भारत से उन्होंने बात की, नेगोशिएट करने की गुहार लगाई और उसके बाद सीजफायर हुआ। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान का वीडियो, ये तस्वीर पुरानी हो सकती है, लेकिन भारत के शौर्य गाथा की सबसे ताजा तस्वीर। शैलेंद्र सर, कैसे देख रहे हैं इसमें? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को ये रियलाइज हो गया था 3 दिन के अंदर अंदर कि इस समय भारत उस मोड पर चल रहा है। और ये भी आपके डिप्टी चीफ ने बड़ा अच्छा बोला था अपने आप में कि उनको मिनट टू मिनट पता था और उन्होंने बोला फला फला वेक्टर को रोक दीजिए। मतलब क्या है कि 10 तारीख की रात को कुछ वो होने वाला था जिसको वो शायद बर्दाश्त नहीं करता। तो अपने आप में ये जो सो कॉल्ड सीज फायर की जो रिक्वेस्ट है, भीख है, जो मर्जी आए वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए, बट अपने आप में पाकिस्तान को ये क्लियर है कि हमारा न केवल 11 स्ट्रैटेजिक बेसिस आपको पता है कहाँ हैं, और अगर 11 पता है तो 12वां 13वां 14वां क्यों नहीं पता होगा? ये तो हमने अपनी सिलेक्शन के हिसाब से अटैक किया। अगर किराना हिल के बाहर अटैक हो सकता है तो अंदर क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ज़्यादा बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान रियलाइज़ करता है कि यस, अगर आज हम जो भी हैं, जिस भी लेवल पर हैं, वो किसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन आर्मी के सामने खड़े नहीं हो सकते। सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन है। आंख दिखा सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो, बट अपने आप में अपने लोगों को खुशी दे सकते हो, खुशी भी नहीं, डरा सकते हो। डरा सकते हो, यस एग्जैक्टली। ये पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ उसके हाथ में नहीं है। किराना हिल्स बहुत स्ट्रेटेजिक जगह है डिफेंस के लिहाज से पाकिस्तान की, और वहां भारत ने पहुंचकर तबाही मचा दी थी। इधर राफेल को बदनाम करने के पीछे चीन है। फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट में बहुत बड़ी बात सामने आई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डर्टी कैंपेन चलाया गया, 1000 नए सोशल मीडिया अकाउंट से कैंपेन चलाया गया। पाकिस्तान ने 3 राफेल विमानों को मार गिराने का दावा किया था। भारत ने फ्रांस के साथ डील करके राफेल खरीदा था, और भारत और फ्रांस ने राफेल के गिरने की खबरों को खारिज कर दिया था। लेकिन जो प्रोपेगेंडा चलाया गया था शाम सर, चाइना खुलकर सामने आ रहा है कि चाइना था उसके पीछे, कई सारे फेक अकाउंट्स और उसमें फर्जी वीडियो सर्कुलेट किए गए। ये बताया गया कि राफेल को कैसे गिराया गया। जितनी बातें फाइटिंग में हो रही हैं, जितना स्टेज पे प्ले हो रहा है, फिजिकल जो हम देख रहे हैं, उससे ज्यादा ग्रीन रूम में नैरेटिव चल रही है। अदृश्य जो शक्तियां हैं ना, अदृश्य वार जो है, वो ज्यादा आज लड़ा जा रहा है। साई वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ज्यादा महत्व है। बोल बोल कर मार रहे हैं हम, यहां मारेंगे तुम बचा लेना, यहां मारेंगे तुम बचा लेना। देखो कैसे लड़ाई हो रही है, कई एग्जांपल्स हैं इसके। आप यूक्रेन में देखो या यहां देखो, सब कुछ पता होता है और बाद में उसको सेट करते हैं, ये मामला नैरेटिव बना के सेट करते हैं। तो ये राफेल की बात है, हम न करें तो अच्छा रहेगा। क्या जरूरत है आपको समझने की, हमने कौन सी टैक्टिक्स अपनाई? हमारे डीजीएमओ ने, डीजीएनओ ने और डीजी एयर ऑपरेशन ने अच्छी तरह आपको समझा दिया था। हमारे सीडीएस ने सिंगापुर में आपको बता दिया था। हमारे कैप्टन शिव कुमार ने आपको इंडोनेशिया में बता दिया है कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हमारे क्राफ्ट किस टैक्टिक से यूज किए जाते हैं। हमारे कॉम्बैट एयर पेट्रोल में 7 मई से पहले की बात करो ना, 24 अप्रैल से लेकर 6 मई के रात के 1 बजे तक 100 जहाज हमारे, शहबाज शरीफ का बयान है, 100 जहाज हमारे कॉम्बैट एयर पेट्रोल पे पूरे के पूरे लगे हुए थे। हमारा विक 29 समुंदर में, हमारा पीएटआई अपने आईएसपीआर ने नोटिस भी किया था, हम वहां लगे थे। और ये वेक्टर की बात कर रहे हो आप, कौन सा वेक्टर आपको पता था? पुल बैक, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा है पुल बैक योर वेक्टर्स। पुल बैक क्या था आपको पता होना चाहिए, हमने तो अस्थि ने भी अभी नहीं मोड़ी थी, राजनाथ सिंह का बयान। वो वेक्टर जो आने वाला था 40 सेकंड में ब्रह्मोस, 80 ब्रह्मोस, 16
16 एक डिस्ट्रॉयर में, समझिए आप जरा, और 20 वॉरशिप खड़े थे, वहां से अटैक मारने वाले थे हम आपको, आप लुट जाते। और जैसा शैलेंद्र सर ने कहा कि भाई अभी हो सकता है कि हम कुछ ऐसा करने वाले थे जो पाकिस्तान बियर ही नहीं कर पाता, और इसीलिए फिर गिड़गिड़ाने लगा कि भैया सीजफायर हो जाए। एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता देते हैं, यूरोप के लिए खतरे की घंटी है। यूरोप से 7 गुना ज्यादा हथियार बना रहा है रशिया। हथियार उत्पादन में यूरोप को पीछे छोड़ दिया है। रूस का हथियार उत्पादन बेतहाशा बढ़ गया है। अमेरिका नाटो के सामने बड़ी और खुली चुनौती। रूस क्या पूरे विश्व में आगे निकल जाएगा? वैसे न्यूक्लियर के मामले में सबसे आगे है ही रशिया, और कई ऐसे हथियार हैं जो आज तक रशिया ने दुनिया के सामने अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किए। लेकिन अब खबर यह है कि 7 गुना ज्यादा हथियार बना लिए हैं यूरोप से रशिया ने। सर, ये खबर क्या यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है? देखिए, हमने 15 मिनट पहले यही बात करी थी कि यूएस का एनिमी यूक्रेन नहीं है। वो यूक्रेन को मोहरा बनाकर यूएसए और यूरोप को बता रहा है कि मेरे पास क्या कुछ है, कितनी ताकत है, क्या मैं कर सकता हूं। और तभी आप देख रहे हैं खलबली हर बार यूएस और यूरोपियन यूनियन को हो रही है। इंडिया को क्यों नहीं हो रही? चलिए, और पाकिस्तान को क्यों नहीं हो रही? नहीं हो रही ना, वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि लड़ाई असली जो चल रही है, और वो इकोनॉमिक लड़ाई इंक्लूडेड है, और वो है यूएस वर्सेस रशिया, यूरोपियन यूनियन वर्सेस रशिया। अपने आप में क्लैरिटी है कि यस, अगर वेपन सिस्टम पर ही बात आ जाए, एडवांसमेंट पर बात आ जाए, नंबर्स पर बात आ जाए, मैं न्यूक्लियर को अभी नहीं ले रहा हूं इस समय काउंट में, क्योंकि न्यूक्लियर काउंट में लेने से हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स की अहमियत को कम करते हैं। बट जो बाकी ताकत है वो आप देख रहे हैं कि रशिया दिखाता चला जा रहा है। लोगों ने कहा था, प्रेडिक्ट किया था कि इकोनॉमी सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तब है जब रूस एक बड़ी जंग में ऑलरेडी है, इसके बावजूद इतना बड़ा उत्पादन हथियारों का। भाई 3 साल से अगर कोई अपने आप को जंग में सस्टेन कर पा रहा है तो उसमें कहीं तो होगा। बिल्कुल सर। ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि सिर्फ यूरोपियन, अरे यूरोपियन यूनियन तुम्हारे में अगर ज्यादा मादा है, आइए ना सामने। यूएस में बहुत ज्यादा ताकत है, आइए ना सामने। आने को कोई तैयार क्यों नहीं है? ठीक है, अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। ठीक है सर। एक बड़ी खबर आ गई है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगी है। डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में चूक की खबर। गोल्फ क्लब के ऊपर आया विमान, नो फ्लाई जोन में यह विमान घुस गया। F-16 ने हवा में इसे घेर कर बाहर निकाला। ये विश्व के पर्सन नंबर 1, उनकी सुरक्षा में ये बड़ी सेंध। श्याम सर, ये अकस्मात हो सकता है, गलती से हो सकता है, या जानबूझकर किया गया हो सकता है? जानबूझकर तो नहीं किया गया होगा, ये अकस्मात हो सकता है, क्योंकि ऐसे फ्लाइंग में जैसे एज ए पायलट में ये एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, हालांकि होनी नहीं चाहिए। और जैसे हमारे ड्रोन्स आ जाते हैं, अब कौन सा विमान था इसकी एग्जैक्ट जानकारी हमारे पास नहीं है, पर उनके पास जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, उनका एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है, जो उनके एयरक्राफ्ट स्क्रैम्बल किए जाते हैं, ऑपरेशनल रेडनेस प्लेटफॉर्म पे रखे जाते हैं, और ऐसी सतर्कता बरती जाती है कि आसपास के एयरबेसेस कवर करते हैं उनको। उन्होंने एक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके हिसाब से स्क्रैम्बल किया होगा ये फाइटर जेट्स को, F-16 को, और उसको एस्कॉर्ट करके बाहर किया होगा। ठीक है सर। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी के मंत्री की गुप्त मुलाकात पर बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। सऊदी के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने ईरान पर एयर स्ट्राइक के लिए बधाई दी। ईरान पर सफल हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। 23 जून को सऊदी अरब ने ईरान पर अमेरिकी अटैक की निंदा की थी, लेकिन अब गुप्त मीटिंग और उसमें गुप्त तारीफ। चलें सर। देखिए, निंदा करना, मैं निंदा कर देता हूं अभी आपकी, क्या बड़ी बात है? भाई यूएस आपने अच्छा नहीं किया, व्हाट इज द प्रॉब्लम? बात आती है कि आप अपने रिलेशंस में क्या कर रहे हो, आप किसी कंट्री के साथ कितने खड़े हो। कहां खड़ा दिखाई दिया आपको पूरा मुस्लिम ब्रदरहुड एज फार एज ईरान इज कंसर्न? उन 12 दिन में कितनी कंट्रीज ने इन्वॉल्व किया अपने आप को, किस तरह के सपोर्ट दे दिया? देखिए, इस समय सारी की सारी इस्लामिक कंट्रीज का टॉप प्रायोरिटी ये एजेंडा जरूर है। अपनी ग्रोथ देखो, अपने डेवलपमेंट को देखो। किसी दूसरे की लड़ाई में पड़ोगे तो इकोनॉमिकली तो अपने आप जाओगे ही जाओगे। एक बड़ी खबर और आ गई है, अमेरिकी ब्रह्मास्त्र से सऊदी अरब लैस हो चुका है। सऊदी की शाही सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम थाड शामिल कर लिया है। ईरान इजराइल युद्ध में थाड बहुत अहम साबित हुआ था, और अब ये सऊदी के पास भी है। श्याम सर, उधर किसको क्या मिल रहा है वो बात सारी अलग, कौन किसकी निंदा कर रहा है सारी बात अलग, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि सऊदी अरब ने अपना काम कर लिया। महाभारत के ये जो शस्त्र है ना, महाभारत का जमाना आ गया है। हर आदमी एयर डिफेंस के पीछे लगा है। अब सब कुछ खेल जो है अपने को डिफेंसिव पोस्चरिंग में रख के सुरक्षित रखना, क्योंकि अब आप बात कर रहे हो स्वयं ड्रोन्स की, आप बात कर रहे हो मिसाइल्स की, और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की, स्पीड, प्रिसिशन, मास,
तीनों के साथ आने वाली है जो ये ब्रह्मास्त्र हैं, इनको रोकना ही पड़ेगा। और थर्ड जो है, एक जो प्रूवन एयर डिफेंस सिस्टम है, आपको पता है ये इजराइल ने इसको लगातार यूज किया और वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट प्रूवन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। और ये मीडियम रेंज के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं एक अच्छा डिफेंसिव सिस्टम है। और सऊदी अरब में उसके बेस है, उसका बेस है अमेरिका का। अरब के अपने कई देशों से अदावत है और उसमें ये काफी हेल्पफुल साबित होगा। इस बीच वॉर खत्म होने के बाद पहली बार कैमरे पर अयातुल्लाह खामनेई दिखाई दिए। मस्जिद में नमाजियों के बीच खामनेई दिखाई दिए। 12 दिन के युद्ध के दौरान खामनेई कभी सामने नहीं आए। पुराने वीडियोस उनके सर्कुलेट किए जाते रहे। युद्ध के दौरान 3 बार रिकॉर्डेड संदेश जारी किए, लेकिन पहली बार सामने आए खामनेई। ये तस्वीर आपके सामने। और युद्ध के बाद पहली बार खामनेई जो सामने आए, उस वक्त तो इजराइल कह रहा था हम निपटा कर मानेंगे, लेकिन अब जब सारे खतरे टल गए, खामनेई साहब सामने आगे। शैलेंद्र साहब, इसी को बोलते हैं ना लीडरशिप। ये कितने नेचुरल लीडर हैं कि जब देश तकलीफ में था, जब देश में लोग मर रहे थे, तब मैं बंकर में नीचे था। आज जब दिख गया कि यूएस कुछ दिनों की शांति दे चुका है, हमें सीज फायर दे चुका है, तो अब मैं बाहर आ गया कि शेर हूं मैं। ये जो शेरपना है, इनका इन्हीं को मुबारक हो। ये ऐसे ही लोग होते हैं। आपने पोल खोल दी सर अपनी बातों से। खैर, एक बड़ी खबर आ गई है। युद्ध के बाद तेल अवीव का एक बहुत शानदार नजारा सामने आया। ईरान ने तेल अवीव पर जोरदार अटैक किया था। कई घर तबाह हो गए थे, लेकिन अब खूबसूरत तस्वीर तेल अवीव की। तेल अवीव फिर से गुलजार है। मतलब आप देखिए शाम सर, तस्वीरें बड़ा खूबसूरत दिख रहा है ये शहर। कभी तो यहाँ पर तबाही मच रही थी। अब ये जोशे बहारा देखना है, इनको बहुत देखना है अभी, अंधेरे को और इनको ना उजागर करना। अभी कोई इजराइल एक बहुत ही महत्वाकांक्षा नहीं है, उनके लोगों में महत्वाकांक्षा जमीन की नहीं है, सर्वाइवल की है। उनको अपनी सभ्यता के ऊपर अपने सभ्यता को रखना है। तो देखिए वहां पे ये ना कंडीशनड हो गए हैं। ये सेकंड्स में बंकर में जाते हैं और सेकंड्स में बाहर निकलते हैं। इनके मोबाइल सायरन में भी है, जो सायरन है ना, इनका ओपन एरिया सायरन नहीं बजता है और मोबाइल में भी सायरन बजता है। इतने अलर्ट है लोग और वापस आके अपनी जुझारूपन से अपने देश को वापस ले आते हैं। ठीक है, इसलिए ये अपने आप को रख पाए हैं इतने सारे घेरों के। ठीक है सर, और ये तस्वीर बहुत कुछ अपने आप में जवाब दे रही है। इधर पाकिस्तान के शाहपार 3 ड्रोन की पोल खुल गई है। पाकिस्तान के नए ड्रोन्स मजाक बन गए। पाकिस्तान ने शक्तिशाली ड्रोन का दावा किया था, लेकिन अब दावे पर विशेषज्ञों को ही संदेह है। सर थोड़ा अगर शैलेंद्र सर आप समझाएंगे। किसी विशेषज्ञ को शक नहीं है, सबको बिल्कुल क्लैरिटी से पता है। और पाकिस्तान के विशेषज्ञों को, एनालिस्ट को पता है कि ये ड्रोन सिस्टम हमारा कभी ना था, ना है, ना होगा। ये सब आप टर्की और चाइना के जो ड्रोन्स हैं उनके ऊपर ब्रांडिंग आप अपनी कर दे रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ये तो अभी प्रूव भी हो गया। वो हमारे डिप्टी चीफ ने क्या बोला कि उसके पीछे, ड्रोन उड़ाने के पीछे कौन था? टर्की की फौज थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी, मैन पावर भी दिया था, टेक्नोलॉजी भी दी। टेक्नोलॉजी लेना तो बड़ा आसान है, चलाएगा कौन? दिमाग चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। तो पाकिस्तानी सेना का काम वहां सिर्फ ताली बजाने का था। अपने आप में आप देखेंगे ना, नकल में भी अकल चाहिए। आपके अपने पाकिस्तान के अपने एनालिस्ट और उनकी अपनी न्यूज बोल रही है कि ये मामला क्या है, ये आप मजाक कर रहे हैं, ये कौन सा ड्रोन है जो उड़ ही नहीं पा रहा, ठीक है सर, आ रहा है। एक बड़ी खबर आ गई है। ब्रिक्स में डॉलर को लेकर बड़ा फैसला। ब्राजील के राष्ट्रपति की अपील, डॉलर के प्रभुत्व को कम करना जरूरी है, नई व्यापार मुद्रा जरूरी है। ये लूला डी सिल्वा कह रहे हैं, साझा मुद्रा विकसित करनी चाहिए। ये ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। श्याम सर, अगर आप इसको हमारे दर्शकों को समझाएं, क्या ये अमेरिका को कमतर करने की कोशिश नहीं की गई है? देखिए, चाइना भी है उसमें, रूस भी है उसमें, ये 2, और भारत भी है उसमें, ये 3। अब ये बड़े शक्तियां हैं एक तरह से। ब्राजील को आप देख रहे हो और साथ में ईरान भी उसमें घुसा हुआ है। तो ये सब कंट्रीज, हम तो अपने आप को नॉन अलाइन मानते हैं, लेकिन बाकी जो कंट्रीज हैं उनको ग्लोबल साउथ में अपना प्रभुत्व बनाना है, अपनी पकड़ बढ़ानी है। तो वो कहते हैं कि आप ये जो टैरिफ का जो मार सह रहे हो ना अमेरिका का, इसको काटने का एक ही तरीका है, आप अपनी मुद्रा बनाओ और डॉलर के पीछे मत भागो। Why we should only go for the dollar? हम एक पैरेलल मुद्रा बनाएं, ग्लोबल साउथ को अमेरिका जो अपने आप को बॉस प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा था, ये एक सीधा जवाब है ब्रिक्स सम्मेलन में। इधर सुखोई 35 को लेकर बहुत बड़ी बात सामने आई। मिस्र के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर का दावा, Su-35 के इंजन में गंभीर खामी है। 2018 में मिस्र ने सुखोई 35 की डील रद्द कर दी थी। सुखोई बहुत उन्नत विमान है रशिया का, लेकिन इसमें गंभीर खामी की बात। देखिए, खामियां हर चीज में आ सकती हैं, मानना चाहिए आपको। वो तो F-35 भी मेरे यहाँ खड़ा हुआ है, मेरे गैरेज में ही है, विशाखापट्टनम। बात एक ही है, एक ही बात। ज्यादा बड़ी बात ये है, स्नैग आना कोई, यहाँ पर चलती है काउंटर प्रोपोगंडा। प्रोपोगंडा ये है, F-35 को या तो ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है, और इसी तरह Su-35 के रेपुटेशन को आप कितना स्ट्राइक कर सकते हो। तो ये होना कोई बड़ी, जैसे राफेल के बारे में डिफेम करने की कोशिश है, आप में ये बड़ी, जैसे हमारे राफेल के लिए बात, राफेल के लिए डिफेम करने, ये इस तरह का प्रोपोगंडा सेल को कम करने के लिए जरूर होता है। ठीक है सर, एक बड़ी खबर और आ गई है। भारत के हाथों ADS धुआं होने के बाद पाकिस्तान का चीन से भरोसा उठ गया है।
ऑपरेशन सिंदूर के 60 दिन के अंदर F-16 के बेड़े खरीदने पर विचार कर रहा है अमेरिका। सरफेस टू एयर मिसाइल, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम पाकिस्तान की ओर से खरीदे जाएंगे। इसके अलावा पेट्रियट सिस्टम भी मांगा है। मतलब चाइना के हथियारों से शाम सर भरोसा खत्म हो गया तो पाकिस्तान का। देखिए, उनके पास JC-10 उनके पास थे, उनके पास उन्होंने जो मिसाइल्स यूज की वो हमने उसको मार गिराया। अब उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम के लिए पैट्रियट की बात हमने की, वो एक प्रोवेंस सिस्टम है, वो चाहते हैं क्योंकि उनका हेडक्वार्टर 9 हमने ध्वस्त किया, उनके एयर डिफेंस को हमने सप्रेस किया, हमने अपनी टैक्टिक्स चेंज करके दूसरे दिन हमने वो टारगेट्स चुने जो हमें चाहिए थे। पहले दिन हमने सभ्यता से लड़ाई लड़ी, हम समझते थे हमारे को अपने लिमिटेशंस के साथ लड़ना था, हमें एक मंशा के साथ लड़ना था। लेकिन ये जो सिस्टम वो ला रहे हैं, चाहे वो अपने कॉम्बैट एयर पेट्रोल के लिए एयरफोर्स को बढ़ा रहे हो या एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि भारत के सामने वो रुक नहीं पाएंगे और इसलिए चाइनीज जो वेपन्स हैं वो झटका है, बोरोड नाइफ से वो नहीं लड़ना चाहते। पाकिस्तान ने समझ भी चुका है, इसीलिए उसने अपने डील्स के एम्यूनिशंस के जो देश था जिससे संपर्क कर रहा था वो चेंज किया। इस बीच पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान से कामकाज समेट लिया है। माइक्रोसॉफ्ट का आखिरी ऑफिस भी बंद हो गया। 25 साल से पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी थी, साल 2000 में इसे खोला गया था, ये पहला दफ्तर था और अब ये बंद हो चुका है। चलें सर। देखिए, वो आप अभी दिखा रहे थे ना, वो मुनीर का वो किसके ऊपर बैठा हुआ है। अब इस कंट्री में कौन चलेगा आप बताइए भाई। जिस कंट्री की अगर बेसिक इकोनॉमी और कैरेक्टर गधे वाला है और एक चीफ उस पर बैठकर काम कर रहा है, अपने आप में आप देख लीजिए कौन क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। ज़्यादा बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि कंट्री की इकोनॉमी इफेक्ट होगी। अब आप देखेंगे कि अगर एक इस तरह माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी आपके यहाँ से जाती है, आप ये समझ लीजिए हज़ारों करोड़ों रुपयों का आपका जो बिजनेस है वो कम डाउन होता है। हाँ। तो अपने आप में आपके लिए लेकिन घातक है। फिर सवाल ये है कि फिलहाल सवाल ये है कि भाई टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान का क्या काम है। फिलहाल ये तस्वीर जरा आप देख लीजिए, दर्शकों को दिखाते हैं। तो ये AI जनरेटेड वीडियो है, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति यही है भाई। AI जनरेटेड है, सच्चाई पर तो है। बिल्कुल सर। पहली बार मैंने देखा 2 कटोरे वाला, क्योंकि शहबाज शरीफ ने मना कर दिया कटोरा उठाने के लिए। जिम्मेवारी किसी और ने ले ली। ठीक है सर। एक बड़ी खबर आ गई है। भारत से स्वदेशी ड्रोन से पाकिस्तान काप उठाए। ALS-250 की जद में पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने। ALS-250 लंबी दूरी का लोइटरिंग म्यूनिशन है और पाकिस्तान सीधे रडार पर है। ALS-250 सर कैसे समझाएंगे दर्शकों को श्याम सर? ये UAV है जो टाटा की जो कंपनी है वो बनाती है इसको। और ये देखिए, लॉटरिंग म्यूनिशंस का मतलब है कि हम यहाँ से लॉन्च करें 120 मिनट तक, या आप जैसे जा सकते हो 2200-400 किलोमीटर, जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी जो रेंज है उसके हिसाब से आपने बनाया। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, 5 से लेके 8 kg तक का बारूद लेके जा रहा है वो, और जाके वहाँ पर लॉटरिंग कर सकता है, रुक सकता है और जरूरत पड़ने पे ध्वस्त कर सकता है टारगेट को। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपको इन्वायरमेंट देखना है, रुक के मारना है। ठीक है सर। तो वक्त इतनी इजाजत दे रहा था प्रतिशोध में। आज के इस एपिसोड पे केवल इतना ही सर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।